तो बोल व्हाट रहा आर हूँ कि आपने जो क्वेश्चन भेजे थे। हाँ, पहले वो जरूरी है। मैंने अब एक आपके लिए एक सोचा है कि आपको मैं होमवर्क का एक पेज यानी प्रैक्टिस का एक शीट जिसमें 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। डेली आपको वो क्वेश्चंस करने ही है, जिससे कि आप जो चीजों को पढ़ चुके हो वो कभी ना भूल पाओ। तो उस तरीके से सफल करके पहले आपको जो आपका चैप्टर हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन इक्वेशन, बेसिक मैथ, सीरीज, इन सब से अब तो पीएनसी भी आ गया, इन सब से मिला के आपको 10 क्वेश्चंस डेली दिए जाए, 5 to 10। उन 5 to 10 क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और मेरे को व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन या आंसर की भेजना है। और जब भी हमारी 4 क्लास है उसका शुरू का 10 मिनट वी आर गोइंग टू डू टू स्पेंड दोस 10 minutes इन दोज क्वेश्चंस, जिसमें आपके डाउट्स को उसमें कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका रिवीजन प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चलेगा। हाँ शुरू सर। को आप लोग टाइम से आया करो, आप लोग लेट हो जाते हो हमेशा। तो आज शुरू के 5-10 मिनट हम लोग, 15 मिनट हम लोग, 10 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप मैक्सिमम करके ही बैठोगे और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। मैंने आपको सर सीरीज का 5 क्वेश्चन हाँ दिया था सर, और पहले वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज का, हाँ और सबको करना है, और नवनीत और आप दोनों सब लोग इसको करेंगे, जो भी आपको मिलेगा सब लोग करेंगे। ठीक है सर। हाँ, तो क्वेश्चन आपके पास है, A1 A2 A3 आर इन AP एंड AP AQ AR आर इन AP, तो PQ और RN यही पूछ रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो सबसे पहले AP AQ AR ये भी AP में है, तो AP AQ AR इन AP, तो क्या होगा? पहले AP लिखो आप, AP है क्या, व्हाट इज AP? A1 प्लस P-1 इंटू अ कॉमन डिफरेंस। हाँ। फिर AQ क्या है? A1 प्लस Q A1 माइनस, प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। राइट, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये भी एपी में है, तो जब ये एपी में है तो यहाँ का नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट लाइन क्या लिखने वाले हो आप? ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू एपी प्लस ए आर। तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू का क्या मतलब है? Q-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू एपी। एपी और ए आर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A1 प्लस P-1 इंटू डी हाँ plus r minus 1 into d. You can see clearly that 2A1 gets cancelled and you have twice of Q minus 1 is equal to P plus r minus 2. बोलो, लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर हाँ पा रहे हाँ हो? हाँ सर। हाँ हाँ सर। से कैंसिल। अब यहाँ पे -2 भी दोनों तरफ से कैंसिल हो माइनस टू चला जाएगा। जाएगा। हाँ, 2Q 2Q इज इक्वल टू P प्लस आर। तो पी क्यू हाँ आर एक में है। ओके, और 5 में और कोई दिक्कत? और सर 5 नंबर वाला ना, 5 नंबर नहीं सर। हाँ सर, 5 नंबर। 5th नंबर, तो इसको भी हाँ जल्दी देखते हैं। तो जैसे ये गिवन है वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5th नंबर, और A1 A2 A3 by A1 A4 is equal to 3 times A2 minus A3 A1 minus A4। अच्छा, एक और इसके साथ इक्वल गिवन था, A1 plus A2 plus A3 and A1 plus A4, ये गिवन है। तो A1 पहले इनको और इनको साथ में ले लो, तो क्या करेंगे आप? A2 plus A3 by A2 A3 and A1 plus A4 by A1 A4, इनको साथ में लेके ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ कर सकते। सर। अब ये हो जाएगा 1 by A3 plus 1 by A2 is equal to 1 by A4 plus 1 by A1।
सर उतने देर तक किया था, उसके बाद नहीं, कुछ नहीं निकल पाया। बात देखिए 1/, हाँ इसके बाद क्या होगा, 1/A3 माइनस 1/A4 इज इक्वल टू 1/A1 माइनस 1/A2। देखो कुछ मिल रहा है यहाँ से, A3 और A4 में जो डिफरेंस है वही A1 और A2 में डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। ऐसा कब होता हाँ है? ऐसा तभी होगा जब 1/A1, 1/A2, 1/A3 और 1/A4 ये HP में हो, सॉरी ये AP में हो। ये AP में है तभी तो होता है, इसमें से इसको घटाया, ये सेम था हाँ सर, हाँ और ये डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम होता है। सर, पर वहां पर तो और एक टर्म रहना चाहिए था कि A3 माइनस 1/A3 माइनस 1/A2। यहाँ से आपको मिला ना कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का है। यहाँ से एक अंदाज लग सकता है और आप सीधा आंसर करके आ सकते हो, क्योंकि अगर ये AP में नहीं हुआ तो और किस में होगा? GP में तो होगा नहीं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है ऑप्शन देख के कि भाई साहब ये AP ही है, और आप चाहो तो इस पे भी वर्क कर सकते हो, ऐसे इधर भी, यहाँ भी आप वर्क कर सकते हो। आप क्या करोगे, इसको लेंगे या इसको लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हाँ पे सर। 1/3 ले आओ इस तरफ, और A2 A3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 1/A3 माइनस 1/A2। फिर A1 A4 से ये डिवाइड होगा, या फिर A1 A4 को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, A1 यानी कि 1/A4 माइनस 1/A1 माइनस 1/A1, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स दिस। बोलो यहाँ तक ठीक है? तो 1/A4 माइनस 1/A1 किसके बराबर हो गया, 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस के बराबर हो गया। अगर आप A3 हाँ में इन दोनों के बीच का डिफरेंस को D मानो, वही D यहाँ पे भी है, वही D यहाँ पे भी है, तो अब देखो आप हाँ, 1/A2, समझ गया सर, समझ गया। 1/A3, 1/A4, इसमें से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो D का डिफरेंस है, फिर हाँ, यहाँ भी D का डी डिफरेंस डी से भी D का डी। डिफरेंस है, तो इसके और इसके बीच में 3D का डिफरेंस है। हाँ तो ये एक ही से काफी हो जाता है। वैसे दो ही क्वेश्चन दिया, झट से करना हो तो झट से अब इनको AP में बनाओ, जब ये AP में हो गए तो A1 A2 A3 A4 HP में हो गए, A1 A2 A3 A4 HP में हो गए। सर, चलो वो सब किया था, पर ये D। तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास ऐसे ही 3 सब्जेक्ट का लोड है, ऊपर से तुम और भी कुछ पेपर्स देते रहते हो, तो ये एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए अलग से 10 क्वेश्चन आपके लिए हेडेक नहीं होगा? नहीं सर, करना तो पड़ेगा, हेडेक नहीं लूंगा तो कैसे होगा। हाँ, नहीं तो सारा चीज आप जो पढ़ रहे हो भूलते जाओगे। हाँ तो ये आप ना प्राइमरीली तौर पे फोकस करके किसी तरीके से आधे घंटे निकाल के आप ये ट्राई कर लेना हर रोज। मैं 1 से 2 दिन की बात नहीं कर रहा, पॉसिबली मैं इसमें शायद हर रोज भेजूं आपको, या कम से कम सप्ताह में 5 बार भेज दूंगा या 4 बार, ऐसे। हाँ सर, 5-10 क्वेश्चन हो तो करा जा सकता है सर। क्या हो? 5-10 क्वेश्चन हो। 5-10 क्वेश्चन ही रहेगा हर रोज का। हाँ लेकिन जब अगर आप वो नहीं करोगे तो वो एक वीक में ही वो 50-60 क्वेश्चन हो जाएगा इकट्ठा हो गया, तो वो केस आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन डेली अगर 5-10 कर गए, 8 कर गए तो फिर आराम से हो जाएगा। तो मैं 4 से, लेकिन ये चलेगा तभी जब आप लोग उसको करोगे, तो करना पड़ेगा, करिएगा इसको। हाँ सर, डेली करूंगा। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, नहीं तो फिर क्या प्रिपरेशन है? पहले मतलब चीजें खाते गए करते गए और फिर वो सब निकलता गया, क्या फायदा? उसको रखना है, एब्जॉर्ब होने देना है, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। बताइए नेक्स्ट क्या बताऊं, ये हो गया, इसके अलावा जो 5 क्वेश्चन और थे वो कर लिया आपने? वो ट्राई ही नहीं किया होगा। हाँ सच्ची बात है ना। हाँ सर। हाँ चलो चलो, तो वो अभी है 5 क्वेश्चन, और 5-8 क्वेश्चन और मिलेंगे, वो कर लेना। तो हर चीज से, हर क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा बहुत। ये अच्छे राइटर हैं, ऐसे दास गुप्ता की क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है। चलिए हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं, पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन।
सर हाँ बोलो। सर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉब्लम सिनगेज के कौन चैप्टर में मिलेगा, कौन सी चैप्टर में? ग्रेटेस्ट लीजिए तो आपको 12th में बेसिकली पढ़ना है, वो फंक्शन का चैप्टर है। ओ पर सर ये केवीपीवाई में पढ़ता है तो एक बार पढ़ना है। हाँ वो पढ़ लो, फंक्शन में जाके पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं है। GIF थोड़ा सा उसका वही है, ज्यादा नहीं, उसका ग्राफ जान लो क्या होता है वो पढ़ लो, हो जाएगा। ओ, और सर नंबर सिस्टम नाम। सिंगेज है ना, उसी से पढ़ लो, हाँ फंक्शन के चैप्टर में जाके कैलकुलस की बुक से। हाँ। हाँ और सर नंबर सिस्टम कहाँ पर मिलेगा? वो फंक्शन सिंगेज के। चैप्टर में मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट लीजिए फंक्शन में, ओ फंक्शन चैप्टर, सिंगेज, कैलकुलस। चलिए, तो पॉइंट में अभी तक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना शुरू कर रहे हैं हमने। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें तो हमने क्या पढ़ा है 9th 10th में अभी तक? पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। 7th में हमने 8 में क्या पढ़ा था, पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिस्टम का यूज करते हैं, इसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। x, y आता है, तो सबसे पहले पॉइंट को यूनिकली हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x, y, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो x एक्सिस पे ये x होता है और वो y एक्सिस होता है, और हमारा ये पॉइंट होता है, ये हमारा ये लेंथ होता है, और ये वाला ये y लेंथ होता है, ये x लेंथ होता है, ये सब हमें पता है। तो x और y, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है। ओके, सो इस पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है कि इसका ओरिजिन से इतना ही डिस्टेंस होगा, ये इससे इतना x पे होगा, इतना y पे होगा। ठीक है, क्या इसको कोई दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक होता हाँ है पोलर सिस्टम, आर पोलर थीटा। कोऑर्डिनेट सिस्टम, यस। तो वहां भी इस पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें हम ये बताएंगे कि वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। यहाँ हमने बताया कि वो ओरिजिन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना है बस, और यहाँ हम बताएंगे ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा डिस्टेंस ओरिजिन से, इसको r मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस वाई। स्क्वायर रूट, दिस इज x दिस इज y, तो x प्लस वाई इसका रूट, ये हमारा r हो गया, डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से। और ये कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि ऐसे डिस्टेंस वाले तो बहुत सारे लाइन मिल जाएंगे, ये भी उतना ही डिस्टेंस का है, ये भी उतना ही डिस्टेंस का है। तो इस हाँ पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड वन मोर थिंग विच इज थीटा। ये एंगल कितना है ये बताना पड़ेगा। वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे आप ये थीटा है, और इस ट्राइंगल में आप tan थीटा लेंगे तो कैसे होगा, tan थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ y बाई दिस लेंथ x। एक्स। तो यहाँ पे अगर इनवर्स आपने नहीं पढ़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। सो ये r और थीटा के हेल्प से हम पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स वाई को r थीटा में और r थीटा को एक्स वाई में चेंज किया करना पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन। स्टार्ट हमने यहीं से किया था, हमने एक्स वाई सीखा और एक्स वाई से r थीटा भी सीखा। इसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस प्लस वाई टू y1 माइनस माइनस y2 वाई स्क्वायर, टू स्क्वायर दो उसका पॉइंट रूट। के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही तरीका है, हमें सिर्फ हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमें उसकी ज्योमेट्री, उसकी स्टडी करनी है। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, बस ये पॉइंट गिवन है। इन पॉइंट को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाना और इसका एरिया बताना है। यानी कि इसकी हेल्प से, पॉइंट्स की हेल्प से, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से नाउ वी आर एबल टू फाइंड इट्स एरिया एंड मेनी मोर थिंग्स। ये सब अभी हम लोग करेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सो वी कैन फाइंड इट्स स्लोप। ये बहुत काम आने वाला है, स्लोप। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, वाई टू स्लोप माइनस वाई वन बाई y1 एक्स बाई टू x2 माइनस माइनस x1, ये वन। स्लोप होता है। स्लोप इज इक्वल टू या y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, ये सब एक ही बात है। तो हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। और पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है,
ट्राइंगल में अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। उसके बाद मॉड। हाँ x1 y1 1, ये आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट है। हाँ ऐसे किया है, क्या बोलते हैं नहीं जानता। हाँ इस अच्छा ऐसे किया है आपने, ठीक है। और आपने 10th में जो किया था वो भी आप याद रख सकते हो, हाफ x1 x2 x3, फिर y1 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस इंटू y1 y1 माइनस y2। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, यानी कि आप इसकी हेल्प से, यहाँ माइनस होता है या प्लस होता है? माइनस यहाँ होता है। माइनस ही होता है, यहाँ प्लस ही होता है। क्या होता है याद है? प्लस होता है, प्लस। हाँ प्लस ही होता है। यहाँ पे y1 y2 y2 y3 y3 y1 y1 y2 नहीं, यहाँ तो y2 y3 है ना। 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, ऐसे ये एरिया होता है। पॉलिनोमियल के केस में भी हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर n साइडेड पॉलिनोमियल हो तो क्या होगा? x1 y1 वो x2 y2। कोऑर्डिनेट लिख लिख के जाएंगे और पहले वाले को फिर से एक बार लिख देंगे। हाँ हाँ बहुत सही। x4 y4 और ऐसे कर करके xn yn। तो ये होगा एरिया ऑफ n साइडेड पॉलीगन। कैसे करेंगे? ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट, इस तरीके इस डायरेक्शन का प्रोडक्ट सारा लिख लेंगे, फिर इस डायरेक्शन के प्रोडक्ट को उसमें से माइनस कर देंगे। ये सब आप कर सकते हो, ये सब आप कर लेना। ये हमारा पॉइंट्स है। अब आगे पॉइंट का सिग्निफिकेंस आता है सेंटर्स पे। ट्राइंगल के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। सेंट्रॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड क्या होता है नवनीत बताओ। नवनीत सर भाई क्या होता हाँ है सर। सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या हिंदी होता है? हिंदी सर बताइए सर, हिंदी सेंट्रोइड का। केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। नहीं पता सर। सर बताऊं? सेंट्रॉइड इज, हाँ बोलो। सर वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। वो मीडियन जिस पॉइंट पर लगते हैं, मीडियन। मीडियंस जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं वही सेंट्रॉइड होता है। कितनी अजीब बात है, 3 लाइन जैसे चाहे वैसे गुजर सकते हैं। ये सपोज 3 लाइंस है, लेकिन ये जो मीडियंस हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जो मीडियंस हैं ये तीनों एक पॉइंट से क्रॉस कर जाते हैं, ये पॉइंट से, वही सेंट्रॉइड होता है। मीडियन ये क्या तो होता है? पता था सर, इसका फॉर्मूला नहीं पता है सर। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है वो लाइन जो दूसरे जो पॉइंट से वो सर आर्म के मिडिल पर जो जाता है। हाँ, so the median is line joining, median is line joining the vertex and midpoint of the opposite side. तो ये वर्टेक्स को मिड पॉइंट के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो मीडियन मिलेगा, यानी डी मिड पॉइंट है। सिमिलरली ई मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है। तो ऐसे लाइन को हम मीडियन मीडियन बोलेंगे, और मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का अगर ये x1 y1 है, x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3, then what is centroid? x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। कैसे आता है? डिड्यूस कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। फाइंड द centroid of a triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3। सॉल्व करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैन यू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी? as you said हाँ d is हाँ, midpoint of bc, as x2 d is plus midpoint x3 by 2
Yes. and y2 plus y3 by 2. So D can be obtained very easily. When you get DA here now, you have A. ठीक है, एक और बात मैंने आपको नहीं बताई, मैंने छुपा लिया आपसे. Centroid divides median Is 2:1. in the ratio 2:1. यानी कि ये सेंट्रॉइड है, इस मीडियन को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो ये दो हिस्सा होगा, ये एक हिस्सा होगा. तो व्हेन अ पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन इन सच अ वे, देन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. यानी कि इसके पहले मुझे आपको सेक्शन फॉर्मूला बताना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन ए बी है, इसको कोई λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा. अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे m है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा. λ(x2) हाँ plus lambda 1x by lambda plus 1 and λ(y2) plus 1y1 by lambda plus 1. ये क्या है, x2 y2 है और ये x1 y1. तो ये भी हम कर सकते हैं. सो इन दिस वे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O यानी ऑर्थो सेंटर, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को करना चाहिए. मैं अब नहीं करूंगा डेरिवेशन. ये 2:1 है और इसका D का आपको पता है. D क्या है, x2 plus x3/2 y2 हाँ. plus y3/2. तो 2 into this plus 1 into this कितना हो जाएगा, x2 plus x3/2 into 2 plus 1 into x1 by 2 plus 1 कितना हो गया, x2 plus x3 plus x1 by 3. by 3. हाँ. सिमिलरली y के साथ हो जाएगा, तो आपको मिल गया सेंट्रॉइड समेशन ऑफ द पॉइंट by 3, समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट by 3, सिमिलरली समेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट by 3. तो दिस इज सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड आपको याद रहेगा, आपको याद है. आगे बढ़िए. व्हाट इज इन सेंटर, लिख लीजिए. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्या होता है, इन सेंटर होता है. ये एक ट्राइंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर कौन होगा, ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर. सारे एंगल का बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलता है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए. ठीक है, एक होता है सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल. जो ट्राइंगल है उसके जो साइड को पकड़ लो, ये साइड है ना, इसका बाइसेक्ट करो आप ऐसे. साइड बाइसेक्टर जिस पॉइंट से होके गुजरेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच साइड, वो किसी एक पॉइंट से होके जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर. ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ हिंट, आप इसको इस पे जाके वर्क कर लेना. सर्कम सेंटर क्या होता है, साइड के बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सर्कम सेंटर होता है. अच्छा, आगे ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स मतलब हाइट जो होता है हमारा सारे ट्रायंगल में. जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसका हाइट क्या होगा बोलो. इसे कौन सी ट्रायंगल, इसका हाइट क्या होगा, ये होगा इसका हाइट. हाँ हाँ 90 ठीक है, डिग्री. हाँ. हाइट मतलब आप समझ पा रहे हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है, हाँ सर उसका जो टॉप जानता हूँ. मोस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या होता है वो.
ये हाइट रहा, ये हाइट हुआ और ये हाइट हुआ, ये सारे हाइट सब मतलब अल्टीट्यूड किसी भी पॉइंट का, किसी भी वर्टेक्स का अल्टीट्यूड होगा उसके बेस से, ठीक है, तो वही उसी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है। लिखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। और अल्टीट्यूड क्या होता है बताइए आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। चलिए ये ऊपर ऊपर से देखा हमने, फिर से आते हैं हम लोग सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड में खास रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात कि मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो साइड को दो भाग में बांटता है, और जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। यहाँ तक ठीक है। मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरिया, ये भी लिख सकते हो आप। मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। कोई भी एक मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। सरकम सेंटर से अगर आप ये डिस्टेंस लेके अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक बड़ा अच्छा ये मिल जाएगा सरकम सर्कल, सर्किल। तभी इसका नाम सरकम सेंटर पड़ा है। ये सेंटर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सब पे, सारे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो आपको एक सर्कल दे देगा, सरकम सर्कल। और आप देख सकते हो ये कोई भी कॉर्ड होता है, और सेंटर से जब हम यहाँ 90 डिग्री डालते हैं कॉर्ड पे, तो ये 90 डिग्री अपने आप आ जाता है। समझ पा रहे हो, ये डायग्राम उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसे मान लो एक अपने ऐसे सर्कल बनाया और ये इस ट्राइंगल पे सरकम सर्कल था, तो मैंने क्या बोला था, ऑर्थो सेंटर ये, मैंने क्या बोला था, ऑर्थो सेंटर ये, और मैंने बोला था ये, यानी कि किसी भी साइड को बिल्कुल दो भाग में राइट एंगल में बांटो, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यही तुम्हारा सरकम सेंटर होगा। तो यही सरकम सेंटर है सी। और इसको सेंटर लेके और इसको वर्टेक्स लेके अगर इसको एक रेडियस मान के आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए सर। इन सेंटर की ऑर्थो सेंटर, अब देखो बात करते हैं आगे। किसी भी राइट एंगल का सरकम सेंटर क्या होगा सोचो, जैसे ये राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस पे होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होगा, हाइपोटेनस पे होगा। बिल्कुल बीचों बीच होगा हाइपोटेनस के। क्यों, क्योंकि अगर ये कहीं और हुआ तो ये 90 डिग्री कैसे बनेगा, क्योंकि राइट एंगल में एक एंगल हाँ 90 डिग्री होता है, तो डेफिनेटली 90 डिग्री इस सर्कल के अंदर 90 डिग्री बनाने वाला वो क्या हो सकता है, डायमीटर ही हो सकता है। डायामीटर। अब डायमीटर की पर ही तो सेंटर होगा, तो डायमीटर के बीचों बीच सेंटर होगा। इसका मतलब क्या समझ आया कि राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस के बीचों बीच होता है, उसमें वर्क करने की जरूरत नहीं है। यहां तक ठीक है। एक और बात, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या है, ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस ट्राइंगल में तो आपको ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ रहा है ना, लेकिन इस ट्राइंगल में तो हाँ ऑलरेडी ऑल्टीट्यूड ही है। तो एक जो ये यहाँ इस वर्टेक्स से ड्रॉ करना पड़ रहा था और इस वर्टेक्स से ड्रॉ करना पड़ रहा था, अब तो करने की जरूरत ही नहीं है। इस वर्टेक्स से ये अल्टीट्यूड है और इस हाँ वर्टेक्स से ये अल्टीट्यूड है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही है। आप चाहोगे तो यहाँ भी एक ड्रॉ कर लोगे और आपको यहीं पे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री एंगल वाला होता है पॉइंट। एक वर्टेक्स होता है जिसपे 90 डिग्री होता है। सो ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज अ वर्टेक्स एट विच द एंगल इज 90 डिग्री। सर, ठीक है, ये सर और एक बार बोलिए, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल is a point where is a point मत लिखो। ऑर्थो सेंटर ऑफ a right angle triangle is a vertex of the triangle where angle is 90 degree, where angle is 90 degree। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको मिल जाता है सरकम सेंटर और यहाँ मिल जाता है ऑर्थो सेंटर, क्या बात है, जबरदस्त। अब बच गया इन सेंटर में, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
हाँ सर अगर सर उस पॉइंट पे अगर ऑर्थो सेंटर हो तो वो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सर्कल नहीं होगा। क्या, ये ऑर्थो सेंटर होगा, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर यही होगा। तो वो जो सर्कल होगा वो तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर नहीं रहेगा। अब सरकम सेंटर तो यहाँ है। हाँ बोलो क्या दिक्कत है। ये एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सरकम सेंटर ये है, ऑर्थो सेंटर ये है बी। हाँ तो तो उससे ऑर्थो सेंटर को सर्कल। लेके हमें ऑर्थो सेंटर को लेके हम सर्कल थोड़ी ड्रॉ करते हैं, हम तो सरकम सेंटर को लेके सर्कल ड्रॉ करते हैं। सरकम सेंटर तो जैसे होना चाहिए वैसे है ही, क्या दिक्कत है। हाँ वो ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इन सेंटर की। इन सेंटर का इंट्रोडक्शन आपको पता है। तो ये एबीसी हमने एक ट्रायंगल लिया, इसमें हमने अब इन सेंटर ड्रॉ करना है, मतलब एंगल बाइसेक्टर। एक बात और आप और समझिए कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, पहले ये समझिए आप, फिर आप ये कर पाइएगा। एंगल बाइसेक्टर, यहाँ 90 नहीं है भाई साहब, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर है ये। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल divides the opposite side, divide the opposite side Equal parts. in the same ratio, divide the opposite side in the same ratio in which the sides containing angle is. Angle bisector of a triangle divides the opposite side in the same ratio in which the side containing angle is, in which the sides containing the angle is. जिस एंगल को कंटेन करने वाला साइड जिस रेशियो में रहेगा, ए बी बाई ए सी जो एंगल को कंटेन करता है वो जिस रेशियो में रहेगा उसी रेशियो में ये जो एंगल बाइसेक्टर है ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी एंगल बाइसेक्टर जब ये हुआ तो बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी होगा। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को आपको हाँ ध्यान सर। में रखना है, यानी कि बी डी बाई डी सी क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। ए बी को हम कभी कभी स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और ए सी को स्मॉल बी से। अच्छा तरीका है ना, ए सी ना लिख के स्मॉल बी हाँ लिख दिया सर जाए, बी के एंगल का सामने का साइड, उल्टा। हाँ बी के सामने का साइड स्मॉल बी, सी के सामने का साइड स्मॉल सी। अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही इन सेंटर होता है। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हमने सेंट्रोइड का निकाला, इन सेंटर का भी निकाल लेते हैं। और ऑर्थो सेंटर का याद करने का जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और सरकम सेंटर का भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो सब आप से नहीं पूछा जाता है। सेंट्रोइड और इन सेंटर तक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेंट्रोइड का याद हो ही गया, x1 + x2 + x3/2। इन सेंटर का देखते हैं, और इसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा देख ही लो। तो हमें अब देखना है डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जबकि हमें पता है कि बी डी और डी सी क्या है, C/B है। हमें पता है D is dividing the line in the ratio C/B and the coordinate of B is x2/2 and x3/3. Can you find coordinate of D for me? D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, CX3। देखो CX3 हाँ प्लस CX3 BX2 + BX2 by B + C। D का x कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, हाँ y के साथ वही कर लेना आप लोग समझदार हो। अब बात कीजिए इसमें इन ट्राइंगल ए बी आई, ट्राइंगल ए बी आई दिख रहा है आपको? हाँ सर। नहीं, ए बी आई मत देखो, ए बी डी देखो। इन ट्राइंगल ए बी डी, बी आई इज एंगल बाइसेक्टर, बी आई इज
एन एंगल बाइसेक्टर, बी आई एंगल बाइसेक्टर है, तो आई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेम वे कि बी आई डिवाइड ए डी इन द रेशियो सेम इन विच द 2:1. containing angle is, in which the side containing angle is, ये एंगल को कौन कंटेन कर रहा है? बी ए और बी डी। बी ए और बी डी, तो बी और बी डी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में ए आई और आई डी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ए आई बाई आई डी। ए आई बाई आई डी कितना होगा? जितना ए आई के करो साथ में क्या लिखोगे आप? ये ए बी और आई डी के साथ बी डी, ए बी बाई बी डी। बोलो यहां तक कोई ऐतराज है? नहीं तो ए बी बाई बी डी, ए बी का लेंथ कितना है? सी। ए बी का लेंथ कितना है? सी। सी। और बी डी का लेंथ कितना है? बी डी का लेंथ बोलो। सी है क्या? सी। अरे सी है। सी बाई बी, हाँ, सी बाई सी बी है। रेशियो है, सी बाई बी रेशियो है, सी लेंथ थोड़ी लिखा है मैंने। यहाँ मैंने ओ, लिखा हाँ है हाँ हाँ, बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी इज सी बाई बी, ये रेशियो है। अब यहाँ पे एक और चीज जानने वाली है कि अब अगर बी डी बाई डी सी सी बाई बी है तो बी डी का लेंथ कितना होगा? मैं लिख देता हूं, देखते हैं आप लोग में से कौन समझ पाता है। बी डी इज इक्वल टू सी बाई बी प्लस सी इंटू ए। बोलो आया कि नहीं आया? समझो, देखो ये पूरा लेंथ बीसी कितना है? ए है, और ए को हाँ। किस रेशियो में बांटा गया है? सी इज टू बी में। जैसे मान लो समझ गया सर। पूरा लेंथ बीसी का 10 हो या मान लो कि 15 हो, और इसको बांटा गया हो 2:1 में, मान लो 1 मिनट के लिए, तो ये हो गया तुम्हारा 15, ये हो गया बी डी, और ये हो गया डी सी। और बी डी बाई डी सी कितना है? 2:1 है। तो बी डी की लेंथ कितनी होती है? तुम ही बताओ। ये 3 पार्ट हो गया ना बेसिकली। हाँ। ये बी डी हो जाएगा 10, ये 2 हिस्सा और ये 1 हिस्सा, तभी तो 15 मिल रहा है। हाँ। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। कैसे हुआ? इसको रेशियो बांटने का फॉर्मूला होता है 2/2 + 1, 2/2 + 1। पहले ये रेशियो देख लेते हैं। ये पूरे का इतना हिस्सा है, बीडी पूरे का कितना हिस्सा है? तो यही है, इंटू बीसी। और बीसी की लेंथ कितनी ले रखी थी आपने? 15। तो क्या हो गया था यहाँ पे? 3 इंटू 5, तो 3 5 जो 15, 5 इंटू 2 10, ऐसे भी 10 आ गया। आप ये याद करके चलो, हमेशा याद रखो, ये पूरा जो भी लेंथ है और ये रेशियो जो भी है, जैसे x/y है, तो ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा। जैसे ये मान लो ये ए बी है, तो AD की लेंथ कितनी होगी? x/x+y इंटू ए बी। और ये आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ सकता है, आसान चीज है, 10th वाली चीज है, तो इसको आप फिर से नोटिस कर लीजिए, भूलना नहीं। तो यहाँ से BD की लेंथ आ गई C/C+B इंटू द होल लेंथ। एक्चुअली BD का अपना प्रोपोर्शन यही होगा ना, C/C+B। DC का अपना प्रोपोर्शन होगा B/C+B, और वो प्रोपोर्शन से फिर हम टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो BD मिल जाएगा। तो नाउ वी हैव द लेंथ ऑफ BD। तो इन राइटिंग AI/ID हम लोग लिख रहे थे। AI/ID क्या आया था? इस ट्रायंगल में हम लोग थे ABD में, तो AI/ID उसी रेशियो में बट रहा था जिसमें AB और BD बट रहा था, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल बाइसेक्टर के रूल के अनुसार जो हमने अभी पढ़ा। तो AB का लेंथ हमने C डाल दिया, और BD का लेंथ अभी आया CA/B + C। ठीक है, तो AI/ID आ रहा है हमारे पास। तो अब आया AI/ID इज इक्वल टू B + C/A, यानी AI/ID कितना हो जाएगा? B + C/A, यानी I AD को इस रेशियो में बांटता है। बोलो यहां तक ठीक है? हाँ सर। तो हमारे पास D का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी वी हैव ऑब्टेन्ड हियर, X कोऑर्डिनेट इन द सेम वे ऑफ Y कोऑर्डिनेट भी लिख लीजिए यहाँ पे।
ये हमारे पास है, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से ही है। अब हमारा काम कंप्लीट होने वाला है और हम आई का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। हाँ फंडा सिंपल था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले डी का कोऑर्डिनेट निकाला है, हमको बीडी और डीसी का रेशियो पता था, C/B, तो डी का कोऑर्डिनेट हमने झट से निकाल लिया। डी का कोऑर्डिनेट मिलने के बाद हम इस पे चले आए, आई का निकालना है। आई को निकालने के लिए भी हमने वही फंडा लगाया कि जो बी आई है वो ए डी को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में उस एंगल को कंटेन करने वाला साइड है। तो बी ए बाई बी डी का जो रेशियो होगा वही ए आई बाई आई डी का होगा। तो वही रेशियो मुझे मिला बी प्लस सी बाई ए। अभी तक हम लोग रेशियो ही फाइंड कर रहे थे, अब हमें ये रेशियो मिला। अब हम फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ आई। आई का कोऑर्डिनेट, आई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2। ये m कितना है, b प्लस सी, और ये कितना है B प्लस a। सी। तो b प्लस सी इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, हाँ b प्लस सी इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस cx3 प्लस bx2 बाई b प्लस सी। अब ये b प्लस सी कैंसिल हो गया, अभी नहीं, ये हो गया b प्लस सी mx2 प्लस nx1 प्लस ax1 प्लस M। बाई हाँ m M प्लस प्लस n। N। तो x कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, आपको मिला cx3 प्लस bx2 प्लस ax1 बाई a प्लस b प्लस सी। यहाँ भी आप पूरा कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे, और यहाँ भी जो ix मिला तो ये तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया। सेम तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो आ जाएगा a y1 b y2 c y3 बाई a प्लस b प्लस सी। तो क्या मिला आपको, क्या याद रखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या होता है, यही होता है सर कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ax1 bx2 प्लस cx3 ay1 by2 cy3 बाई a प्लस b प्लस सी। बोलो सर वहाँ पर डी ओ क्या लिखा है, ओ क्या चिन्ह? id, नहीं सर, एक बार एकदम ऊपर में ओ डी का जब, हाँ 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 ओ हाँ ओ हाँ ये हाँ। ऐसे बुक्स में कहीं कहीं ऐसे डी कोऑर्डिनेट लिखने का ये तरीका वो दिखाते हैं। आप ऐसे करो ना, dx लिखो, dx इज इक्वल, सबको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए कि ये ऐसे ऐसे होता है बस। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक पार्ट कह सकते हैं, बट ये तो बहुत ही फंडामेंटल चीज है, 10th में ही बता दिया जाता है, इसीलिए इसको मैंने करा दिया है। सर हाँ बोलिए। सर अगर ए से हम ओ बीसी पर वो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करे, मीडियन ड्रॉ करे एंड एल्टीट्यूड ड्रॉ करे, तो वो बी से किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा? मैं बताता हूँ, वो डिस्टेंस ज्यादा किसी एक पॉइंट का होगा ऐसा नहीं कह सकते, वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये साइड ऐसा हो गया तो हो सकता है कि एल्टीट्यूड इस तरफ खिसक जाए और जो सेंट्रॉइड है उधर चला जाए, और ये साइड अगर ऐसा हो गया, सुनो सुनो, अगर साइड ऐसा हो गया तो सेंट्रॉइड इधर आ जाए और एल्टीट्यूड उधर चला जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है पहले पीछे बाद में, बी से कोई ज्यादा लार्जर डिस्टेंस पे कोई कम डिस्टेंस पे है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो फिक्स्ड रहती है, वो मैं बताऊंगा आपको। ये जो सर हमने, हाँ मैं बताता हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि सेंट्रॉइड क्या होता है और सब कुछ, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ये भी हम बात कर चुके हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में लिखिए, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड आर कोलिनियर, वो एक लाइन में होते हैं। एक सेकेंड, वो तो हमेशा एक लाइन में होता है ना, लिखिए सर एक पॉइंट पे होता है। एक पॉइंट पे तो वहां होता है इसमें, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक पॉइंट पे होता है। देखिए इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड सबके सब एक पॉइंट पे होता है, ऑल द पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट।
and in any triangle ये है सेंट्रॉइड, ये है ऑर्थो सेंटर, और जी क्या है, सेंट्रॉइड है, और ये है सरकम सेंटर। ठीक है, क्या है ये, सरकम सेंटर। लिखिए, सेंट्रॉइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1, और ये किसी भी ट्रायंगल में होता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1. Centroid divides the ortho center and circum center in the ratio 2:1. ठीक है, हाँ सर। हाँ मैं जो बोल रहा था, इन आइसोसेलिस ट्राइंगल सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑल आर कोलिनियर। आइसोसेलिस ट्राइंगल में सब के सब एक लाइन पे होते हैं, मतलब इन सेंटर भी उसी लाइन पे आ जाता है, और सब में ऐसा नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आ जाता होगा, इक्विलेटरल में तो तीनों पॉइंट कोइंसाइड पॉइंट करते हो हैं, जाता है। चारों के चारों एक पॉइंट पे आ जाते हैं इक्विलेटरल में। आइसोसेलिस में चारों एक लाइन पे होते हैं, और बाकी सारे ट्रायंगल में ये तीनों तो एक लाइन पे होते ही हैं हमेशा, और इस रेशियो में रहते हैं हमेशा। किसी भी ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इसी रेशियो में बटे होते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये है ऑर्थो सेंटर और ये है सेंट्रॉइड और ये है 2। ऐसा नहीं कि कभी तो सरकम सेंटर को इधर कर देना, ये ऑर्डर याद रखना है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन रेशियो 2:1, ऑर्डर नहीं भूलना है। ओके, यहां तक ठीक है। अब एक्स सेंटर क्या होता है, अब इतना पढ़ लिया तो एक एक्स सेंटर को क्यों छोड़ा जाए, वो भी पढ़ लो। इन सेंटर अभी हमने डिराइव किया है, एक्स सेंटर क्या होता है। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर दें ऐसे, जैसे ये एक लाइन है, ये ट्रायंगल एबीसी है, मैंने, अच्छा इन सेंटर की एक और खास बात आप लोगों को नहीं बताई गई है ना। इन सेंटर में ये तो बताया गया कि एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इन सेंटर का ये भी होता है। इन सेंटर वो पॉइंट, इन सेंटर इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल circumscribed by the triangle। लिखिए, इन सेंटर is the center of the circle circumscribed by the triangle, circumscribed by the triangle, यानी कि जो इन सेंटर है वो उस सर्कल का भी सेंटर होता है जो ट्रायंगल के साइड के द्वारा सर्कमस्क्राइब किया जाता है। समझ पाए कि नहीं, सर्कल को घेरने की बात, सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया जा रहा है, सर्कल को हर एक साइड जो ट्रायंगल का है वो सर्कल को टच कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस ट्रायंगल ने ही सर्कल को घेर रखा है। तो इसी को बोलते हैं, घेरने को बोलते हैं सर्कमस्क्राइब करना, कि दैट ट्रायंगल एबीसी हैज सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल द सर्कल। यानी कि जो इन सर्कल होता है वो ट्रायंगल के हर एक साइड को टच करता हुआ गुजरता है। ठीक है यहां तक या नहीं ठीक है? हाँ। ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, और ये ऐसा एंगल बाइसेक्टर अभी भी है, ऐसा नहीं कि उसका वो डेफिनेशन बदल गया। मतलब एक साथ एक पॉइंट इतनी सारी खास बातें रखता है, एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, साइड का भी टच करता है। इसको सर्कल मान के हम अगर बात करते हैं तो जैसे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये एंगल बाइसेक्टर ले लिया, ये अब इसको एंगल बाइसेक्टर लेते हुए यहाँ पे मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर यहाँ से मैंने एक सर्कल बना दिया, तो यही हो गया तुम्हारा इन सर्कल, यही इन सर्कल है। तो जैसे ये इन सर्कल बनाया
वैसे ही आप एक्स सर्कल भी बना सकते हो। ये है एक्स सर्कल, ये भी AB और AC को टच कर रहा है, बट उसके एक्सटेंडेड पार्ट को टच कर रहा है, और BC को भी टच कर रहा है। एक्स सर्कल ऑपोजिट टू A, तो इसका भी एक सेंटर होगा, दैट विल बी एक्स सेंटर ऑपोजिट टू A। तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे इसका होता था, क्या होता था इसका, AX1 + BX2 + CX3, CX3 by A plus B plus C, और A को निगेटिव कर देना है बस। ये हो गया एक्स सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। आप वाई कोऑर्डिनेट खुद लिख लीजिएगा। सिमिलरली इसको एक्सटेंड करने पे आप एक और सर्कल यहां बना सकते हो, और इसका भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट होगा AX1 BX2 minus CX3 by A + B + C। यहाँ भी आप -A कर दो, यहाँ भी, हाँ, यहाँ पे क्या है, B के ऑपोजिट है, तो -B minus -B, B, राइट। सिमिलरली यहाँ भी एक सेंटर के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। चलो, एरिया का आपको आता ही है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4A²। कौन सी बड़ी √3/2 बात, arm square। हाँ, इतनी छोटी बात पूछ रहे हैं सर आप। ओके, लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। पॉइंट दिस व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ हाँ, अभी तो ये चीज खत्म ही नहीं हुआ। लिखिए, एक एक आप करके दिखाइए तो। फाइंड द रेशियो इन विच, find the ratio in which x-axis divides the line joining point A and B. Find the ratio in which x-axis divides the line joining A and B. A x1, y1 and B x2, y2. मतलब एक्स एक्सिस इनके लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये एक्स एक्सिस है। फाइंड द रेशियो, फाइंड m/n या फाइंड λ/n, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा जिस रेशियो में ए बी को ये एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। चलो मान लेते हैं कि वो रेशियो क्या है। सर 1 मिनट रुकिए। जी चलिए बताइए। सर m/n is equal to -y1/y2। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि द रेशियो इन विच द रिक्वायर्ड रेशियो इज λ/1। सपोज करो ये पॉइंट P है, यानी कि A और B को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वो सपोज ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। कोई पॉइंट ऐसे ले लिया गया x1 y1 और x2 y2 और इसको मिलाया, तो x एक्सिस किसी ना किसी रेशियो में तो बांटेगा ना, कोई भी लाइन x एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही। तो सपोज करो वो λ/1 में इसको डिवाइड कर रहा है, मान लो रेशियो लैम्डा है। तो रेशियो लैम्डा है तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, λ/x2 + x1 by λ+1 and λ/y2 + y1 by λ+1। तो ये कोऑर्डिनेट किसका हो गया, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, जिस पॉइंट पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है।
इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोई भी एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट a, लेते हो 0 तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो A0 जीरो होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है, ये तो पक्की बात है। तो मैं इसको तो जीरो हाँ। कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि चाहे कुछ भी लेके आओ, इतना बड़ा छोटा कुछ भी, दिस लैम्डा y2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1 must be equal to 0, no doubt. This imply lambda y2 plus y1 is equal to 0. This imply lambda is equal to minus y1 by y2. The required ratio in which the x-axis divides the line joining a and b is minus y1 by y2 is to 1 या फिर y1 is to y2, बस माइनस y1 is to y2। तो आपका होमवर्क है द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय y एक्सिस। y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, और द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय द स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c, ये भी बताना है। ठीक है, ये लाइन इसको किस रेशियो में बांटता है, कॉन्सेप्ट वही है, प्रोसीजर भी वही है। तो इतना आप कर लेना, फिर पॉइंट का काम सर खत्म। ओ सर फिर हम लास्ट लोग वाला क्वेश्चन क्या बोले, ax प्लस find the ratio in which the line ax plus by plus c is equal to 0. Find the ratio in which the line ax plus by plus c is equal to 0 divides the line joining a and b, और a के ब्रैकेट में x1 y1 और b के ब्रैकेट में x2 y2 लिख लेना। ठीक है, हाँ चलो ओके।